गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स से एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सक्रियण ऊर्जा, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या होती है। ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो कई बार प्रश्नों के बीच बीच में आता रहता है और बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। तो सक्रियण ऊर्जा यानी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या चीज होती है, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। सक्रियण ऊर्जा के बारे में समझ लें कि अणुओं के पास स्वयं की कुछ ऊर्जा होती है। कोई भी अणु हो उनके पास स्वयं की कुछ ऊर्जा होती है। इस ऊर्जा को अणुओं की प्रारंभिक आंतरिक ऊर्जा कहते हैं, इनिशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। लेकिन यह ऊर्जा इतनी कम होती है कि अणु क्रिया करने में इसका उपयोग भरपूर नहीं कर पाते हैं और इस एनर्जी के बेसिस पे अणु क्रियाशील नहीं हो पाते और ना ही क्रिया कर पाते हैं। इस एनर्जी के अतिरिक्त ऊर्जा की कुछ और अंश की आवश्यकता होती है जो वो है किसी अन्य माध्यम से जुटाते हैं। उस अंश को सक्रियण ऊर्जा के उसी अंश को एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कहते हैं। जब अणुओं को यह ऊर्जा मिल जाती है तो अणु धीरे धीरे करके एक्टिवेटेड हो जाते हैं और जैसे ही एक्टिवेटेड हो जाते हैं वो रिएक्शन करते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं और प्रोडक्ट बना करके मुक्त हो जाते हैं। अब जो प्रोडक्ट बनता है उसकी एनर्जी रिएक्टेंट की तुलना में कम हो सकती है या रिएक्टेंट की तुलना में ज्यादा हो सकती है। यदि जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उनकी ऊर्जा रिएक्टेंट की तुलना में कम है, दैट मीन्स जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है, डेल्टा एच विल बी नेगेटिव। यदि जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उनकी एनर्जी रिएक्टेंट से अधिक रहती है, इट मीन्स कि जो रिएक्शन है वो एंडोथर्मिक है, ऊष्माशोषी है और डेल्टा एच विल बी पॉजिटिव। तो डेल्टा एच पॉजिटिव होगा, डेल्टा एच नेगेटिव होगा। आइए सक्रियण ऊर्जा के संबंध में और सारी चीजें जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की डेफिनेशन क्लियर करने का प्रयास करते हैं कि सक्रियण ऊर्जा क्या है। तो डेफिनेशन के संबंध में बताने से पहले मैंने आपको कुछ बातें अभी क्लियर की हैं कि अणुओं में प्रारंभिक ऊर्जा होती है जिसे प्रारंभिक आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, हम लोग इसी से लेकर के इस डेफिनेशन को आगे डिस्कस करेंगे। तो डेफिनेशन मैं लिखने का प्रयास कर रहा हूं। अणुओं में निहित प्रारंभिक अणुओं में निहित प्रारंभिक आंतरिक ऊर्जा के अतिरिक्त ऊर्जा की वह मात्रा जो उन्हें क्रिया करने के लिए आवश्यक होती हैं। सक्रियण ऊर्जा या एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कहलाती है। इसे EA आप देख सकते हैं, EA कैसे लिखा गया है। इसे EA से प्रदर्शित करते हैं।
इसका मात्रक जूल पर मोल या कैलोरी पर मोल होता है। यह इसका मात्रक है, यह डेफिनेशन लिखी हुई है। अणुओं में निहित प्रारंभिक आंतरिक ऊर्जा के अतिरिक्त ऊर्जा की वह मात्रा जो उन्हें क्रिया करने के लिए आवश्यक होती है, या क्रिया करने के लिए आवश्यक शब्द की जगह हम लोग प्रेरित करती है, क्रिया करने के लिए प्रेरित करती है, सक्रिय ऊर्जा कहलाती है। प्रेरित करती है। सक्रिय ऊर्जा यानी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कहलाती है। इसे EA से प्रदर्शित किया जाता है। इसका मात्रक जूल पर मोल या कैलोरी पर मोल होता है। यह बेटा सक्रिय ऊर्जा यानी EA, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। ठीक है। अब बेटा सक्रिय ऊर्जा का सूत्र कैसे बनता है? सक्रिय ऊर्जा EA बराबर होता है दहली ऊर्जा माइनस अणुओं की प्रारंभिक आंतरिक ऊर्जा। ये बेटा सक्रिय ऊर्जा एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के लिए सूत्र होता है। दहली ऊर्जा को हम लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। दहली ऊर्जा को हम लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। इसको हम लोग एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कहते हैं। ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है, ये इनिशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल कहलाती है। तो बेटे ये फॉर्मूला देख करके हम पता कर सकते हैं कि सक्रिय ऊर्जा को कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं और कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। थ्रेशोल्ड एनर्जी में और एक्टिवेशन एनर्जी में क्या रिश्ता होता है। ये थ्रेशोल्ड एनर्जी दहली ऊर्जा कहलाती है और ये सक्रिय ऊर्जा यानी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन होता है अणुओं की प्रारंभिक आंतरिक ऊर्जा। थ्रेशोल्ड एनर्जी में से अणुओं की प्रारंभिक आंतरिक ऊर्जा को घटा दिया जाए, माइनस कर दिया जाए, सब्सट्रैक्ट कर दिया जाए तो सक्रिय ऊर्जा यानी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार से हमें एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की डेफिनेशन क्लियर हो गई, उसके मात्रक क्लियर हो गए, फॉर्मूला क्लियर हो गया। अब आइए हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के सहायता से यह समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे रिएक्शन होती है और रिएक्शन के होने में एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का क्या रोल होता है। अगर सक्रिय ऊर्जा ना मिले तो रिएक्शन क्यों नहीं हो सकती है, या यूं कहें कि रिएक्शन के प्रोग्रेस होने में सक्रिय ऊर्जा का क्या रोल है। तो आइए जानते हैं इसे। आइए चलिए अब हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि कैसे अणुओं में सक्रिय ऊर्जा प्राप्त होती है और कैसे वो एक्टिव कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होते हैं और इसके बाद वो कैसे प्रोडक्ट में परिवर्तित हो जाते हैं। अभी मेरे पीछे कुछ ग्राफ बनने वाले हैं।
इन ग्राफ की सहायता से हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं वो कैसे एक्टिवेटेड होते हैं और एक्टिवेटेड होने के बाद कैसे वो रिएक्ट होकर के प्रोडक्ट बनाते हैं। कब प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट की तुलना में कम रहती है, कब प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट की तुलना में अधिक रहती है। तो हम लोग एक ग्राफ के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करेंगे। ये ग्राफ जो बोर्ड पर शो है, एनर्जी वर्सेस रिएक्शन प्रोग्रेस, प्रोग्रेस इन रिएक्शन, और रिएक्शन में क्या प्रोग्रेस हो रही है और एनर्जी के मध्य ग्राफ है। ये जो आप एनर्जी देख रहे हो, EI लिखा हुआ है, EI, ये अणुओं की इनिशियल एनर्जी है। ये अणुओं के पास स्वतः रहती है अपने आप। प्रत्येक अणु के पास कुछ न कुछ एनर्जी होती है, वो स्वयं की एनर्जी होती है, उसे कहते हैं इनिशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, ये होती है। लेकिन अणु जब तक इस थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल को पार नहीं करेगा तब तक वो क्रिया नहीं करेगा। तो चलिए आइए देखते हैं कि मॉलिक्यूल्स कैसे क्रिया करते हैं। ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स यहां होते हैं और जैसे ही वो आपस में मिलते हैं तो उनके बीच में टक्करें होती हैं, कोलिजन्स बोलते हैं, और जो इफेक्टिव कोलिजन्स होते हैं उसके कारण उनकी एनर्जी धीरे धीरे करके बढ़ने लगती है और बढ़ते बढ़ते ये एनर्जी इस थ्रेशोल्ड लेवल पर पहुंच जाती है और इस प्रकार से आप देखेंगे ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की एनर्जी है, और यहां पर पहुंच करके एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसे कहते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ये यहां पर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है और ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो तुरंत रिएक्शन हो जाती है और रिएक्शन होने के बाद यहां आ जाता है प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, रिएक्टेंट्स यहां है, ये रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल है और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल यहां प्राप्त हो जाते हैं। प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स यहां प्राप्त हो जाते हैं। आप देखेंगे ये अणुओं की इनिशियल एनर्जी है, ये एनर्जी उन्होंने जुटाई हुई एनर्जी है। जिस एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, ऊर्जा का वह अंश जिसे अणु बाहर से जुटाते हैं, ऊर्जा का वह अंश जो उनके पास है, ऊर्जा का ये अंश उनके पास पहले से है, ये अंश उन्होंने जुटाया है, इसी को हम लोग कहते हैं EA। और आप लोग समझ गए होंगे EA का मतलब होता है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, यानी सक्रियण ऊर्जा। ये सक्रियण ऊर्जा होती है जब अणुओं रिएक्टेंट के पास सक्रियण ऊर्जा आ जाती है तो वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स रिएक्ट होकर के प्रोडक्ट में परिवर्तित हो जाते हैं। ध्यान रहे, प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट की तुलना में कम होगी तो ये अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होगी। कैसी होगी? ऊष्माक्षेपी। आप यहां बताएंगे कि ये रिएक्शन कैसी होगी? ऊष्माक्षेपी। ये जो थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल है इसी को हम लोग दहली ऊर्जा तल कहते हैं। ये दहली ऊर्जा तल है, ये अणुओं की इनिशियल एनर्जी है, ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है जिसे मॉलिक्यूल जुटाते हैं। ये प्लस ये बराबर इसके होता है। अगर हम इस एनर्जी में से इस एनर्जी को माइनस कर दें तो ये एनर्जी आ जाती है जैसा कि हमने सूत्र में लिखा है। अभी पीछे सूत्र में लिखा हुआ है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। मतलब ये कि दहली ऊर्जा में से अणुओं की आंतरिक ऊर्जा को माइनस कर दें तो जो ऊर्जा बचेगी वो सक्रियण ऊर्जा होगी, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन होगी। देखें ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है, इतनी पूरी
थ्रेशोल्ड एनर्जी है, दहली ऊर्जा है। इसमें से इतना अंश इनिशियल एनर्जी का है, इतना अंश एक्टिवेशन एनर्जी का है। ये जो दहली ऊर्जा है ये इनिशियल एनर्जी प्लस एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के मिलने से बनती है। जैसे मुझे इस बोर्ड की हाइट तक अपने आप को पहुंचाना है तो पहले नीचे कुछ लगाना पड़ेगा या फिर हमें ऊंचाई के लिए कुछ लेना पड़ेगा, ठीक है, तब हम जाकर के इस बोर्ड की हाइट तक पहुंचेंगे। तो मेरी हाइट इनिशियल हाइट हो गई और हाइट को बढ़ाने के लिए जो भी हम मांग रहे हैं वो एक तरीके से क्या हो गई, इस हाइट तक पहुंचने की मेरी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन हो गई। बिल्कुल ऐसा ही यहां होता है। ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की एनर्जी कम होती है जब रिएक्टेंट किसी कंपार्टमेंट या कंटेनर में मिक्स किए जाते हैं तो वो आपस में टकराते हैं। इस टकराने की घटना को कॉलिजन्स कहते हैं। कॉलिजन्स के कारण रिएक्शन होती है। लेकिन जब ये कॉलिजन्स होते हैं तो जो धीरे धीरे इनकी एनर्जी बढ़ती है, धीरे धीरे इनकी एनर्जी बढ़ती है। जैसे जैसे इनकी एनर्जी बढ़ती है ये ऊपर की ओर मूव करते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं। जैसे ही एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं तुरंत तेजी से तुरंत ये प्रोडक्ट में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार से ये रिएक्शन आपको बता रही है। अच्छा, ये यहां जो आप देख रहे हैं, यहां जो ये माइनस डेल्टा एच है, इसका मतलब इतनी एनर्जी, इतनी ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, इसलिए ये अभिक्रिया जो होगी ऊष्मा छेपी हो गई, यानी ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैसी हो गई? एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए ये कंडीशन होती है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच कैसा होता है? निगेटिव होता है। डेल्टा एच निगेटिव होता है। और एक बात और, डेल्टा एच निगेटिव होता है, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर होती है एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट की तुलना में। रिएक्टेंट की ऊर्जा अधिक होती है, प्रोडक्ट की ऊर्जा कम होती है। एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, तब कैसा हो जाएगा? डेल्टा एच निगेटिव रहेगा। चलिए अब हम दूसरे ग्राफ की सहायता से हम दूसरी घटना को समझने का प्रयास करते हैं। इसमें भी एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस इन रिएक्शन है। यहां भी आप देखेंगे कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल धीरे धीरे बढ़ते हैं, एक्टिवेटेड होते हैं और एक्टिवेटेड होने के बाद तुरंत प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये यहां जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं। ये रिएक्टेंट है और ये यहां जो बनेगा ये होगा, आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या लिख रहा हूं, एक्टिवेटेड ये कॉम्प्लेक्स है। यहां एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है और ये जो मॉलिक्यूल्स बने हुए हैं ये मॉलिक्यूल्स हैं प्रोडक्ट के। ये मॉलिक्यूल प्रोडक्ट्स के हैं और यहां आप देखेंगे कि ये इनिशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल है, अणुओं की प्रारंभिक आंतरिक ऊर्जा, और ये है आप समझ गए होंगे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन यानी ईए, सक्रिय ऊर्जा बोलते हैं। रिएक्टेंट वही काम यहां करेंगे, आपस में कॉलिजन करेंगे या किसी और एक्स्ट्रा मीडियम के माध्यम से इसको एनर्जी मिल जाती है और ये एनर्जी गेन कर करके इनकी एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाती है और ये एनर्जी बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुँच जाएगी? इनकी एनर्जी ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और जैसे ही एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनते हैं सीधे ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। बेटे अब यहां कुछ बातें समझना है। ये जो ऊर्जा का अंश है ये अणुओं की इनिशियल एनर्जी है जो उनके पास पहले से होती है। ये जो ऊर्जा का अंश है ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है जिसे वो मांगते हैं, जुटाते हैं, उपलब्ध कराते हैं कहीं से, और ये थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल है, इस तक तो पहुंचना पड़ेगा। आपके पास इनिशियल एनर्जी इतनी है तो कोई दिक्कत नहीं है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको कुल मिलाकर के यहां पहुंचना है। जितनी इनिशियल एनर्जी है
आपको इसके बाद एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की आवश्यकता पड़ेगी मॉलिक्यूल्स को, रिएक्टेंट्स को, जिससे वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन पाए और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनने के बाद प्रोडक्ट। आप यहां एक बात देखेंगे, आप यहां देखेंगे, यहां जो एनर्जी है प्रोडक्ट की एनर्जी है, देखो रिएक्टेंट की एनर्जी का लेवल ये है और प्रोडक्ट की एनर्जी का लेवल हाई है। यहां आप देखेंगे कि प्रोडक्ट की जो एनर्जी का लेवल है वो हाई है, जो प्रोडक्ट की एनर्जी का लेवल है वो हाई है। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो रिएक्शन है वो एंडोथर्मिक होगी, तो इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं यहां ये जो बात है एंडोथर्मिक। ये रिएक्शन एंडोथर्मिक क्यों होगी? क्योंकि रिएक्टेंट की एनर्जी कम है और जो प्रोडक्ट बन रहा है उसकी एनर्जी ज्यादा है, अतः जाहिर सी बात है रिएक्टेंट कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, तब वो उससे जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा उसकी एनर्जी लेवल हाई रह पाएगा। तो बेटे अब आप देखेंगे ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है और ये ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कब होगी? जब प्रोडक्ट की एनर्जी लेवल रिएक्टेंट की तुलना में कम हो जाए तो ऊष्माक्षेपी। जाहिर सी बात है इसकी एनर्जी ज्यादा है और जो प्रोडक्ट बना उसकी एनर्जी कम हो गई, तो जो एनर्जी डिफरेंस है वो एक्सक्रीट कर जाता है, बाहर उत्सर्जित हो जाता है, बाहर निकल जाता है। इसीलिए हम इसको कहते हैं डेल्टा एच नेगेटिव, मतलब एंथैल्पी में कमी हुई है। और यहां निकाय की एंथैल्पी में वृद्धि होती है, रिएक्टेंट की एनर्जी कम है, लेकिन किसी बाहरी माध्यम से ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के बाद प्रोडक्ट बनता है, और जो प्रोडक्ट बना है उसका एनर्जी लेवल रिएक्टेंट की तुलना में हाई है। रिएक्टेंट की तुलना में एनर्जी लेवल यदि हाई है तो वो अभिक्रिया कैसी होगी? ऊष्मा शोषी होगी, एंडोथर्मिक होगी, और इसके लिए हम लोग डेल्टा एच बराबर क्या लिखते हैं? पॉजिटिव। पॉजिटिव तब लिखते हैं जब निकाय की ऊर्जा में वृद्धि होती है, और नेगेटिव तब लिखते हैं जब निकाय की ऊर्जा में कमी होती है। तो यहां निकाय की ऊर्जा में कमी हो रही है, बाहर ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है, यहां निकाय की ऊर्जा में वृद्धि हो रही है, ऊष्मा एब्जॉर्ब हो रही है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है, इसको एंडोथर्मिक कहेंगे। अब यहां क्या पाया आपने? एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज लेस देन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। आप देखेंगे कि रिएक्टेंट की एनर्जी प्रोडक्ट की एनर्जी से कम है। ये ऐसा एंडोथर्मिक रिएक्शन के केस में होता है और ये ऐसा एक्सोथर्मिक रिएक्शन के केस में होता है। अभी हम लोग एक और ग्राफ के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे जिसमें एक रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, दूसरी रिएक्शन एंडोथर्मिक है। इस ग्राफ को हम लोग अच्छे से समझ लें। एक बार मैं फिर क्लियर कर देता हूं इस ग्राफ के बारे में। ये ग्राफ एनर्जी वर्सेस रिएक्शन प्रोग्रेस में है, ठीक है। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल यहां स्टे करते हैं, ये उनकी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास इनिशियल एनर्जी होती है, परंतु ये एनर्जी होने पर वो क्रिया करने के लिए योग्य नहीं होते हैं। क्रिया करने के लिए कुछ और एनर्जी उन्हें जुटानी होती है। इसी जुटाई हुई एनर्जी को एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कहते हैं। ये एनर्जी उनको कॉलिजन से मिल जाए, ये एनर्जी आपके हीट करने से मिल जाए, ये एनर्जी उनको सनलाइट से मिल जाए, ये एनर्जी इलेक्ट्रिक स्पार्क से मिल जाए, किससे मिल रहा है ये अलग मैटर है, लेकिन इनको एनर्जी चाहिए। रिएक्टेंट इस एनर्जी को गेन करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं और एक्टिवेटेड हो जाते हैं। जैसे ही एक्टिवेटेड हो जाते हैं तुरंत रिएक्शन करते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं। अब यदि बना हुआ प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट की तुलना में कम है, कम प्रोडक्ट की एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट रिएक्टेंट की तुलना में कम रहता है, इसका मतलब डेल्टा एच माइनस, एंथैल्पी में कमी हो रही है और निकाय की एंथैल्पी में कमी हो रही है। डेल्टा एच नेगेटिव यानी ई ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये ऐसा एक्सोथर्मिक में होता है। ऊष्मा का वह अंश जो कम हो रहा है वो ऊष्मा के रूप में निकल जाता है, ऊर्जा का वह अंश जो कम हो रहा है वो ऊष्मा के रूप में बाहर निकल जाता है। ये फिर एक दूसरा ग्राफ है एनर्जी वर्सेस रिएक्शन प्रोग्रेस के मध्य में। ये
उन अभिक्रियाओं के लिए फॉलो होता है जो एंडोथर्मिक है। ऐसी अभिक्रियाएं जो ऊष्मा लेती हैं, और ये उनके लिए है ऐसी अभिक्रियाएं जो ऊष्मा छेपी होती हैं। ये ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं के लिए है और ये ऊष्मा छेपी अभिक्रियाओं के लिए है। तो बेटे हम लोग इस पर ध्यान रखेंगे कि रिएक्टेंट की एनर्जी फिर कम है। ये जो एनर्जी है इनिशियल एनर्जी है, और ये एनर्जी गेन करते चले जाते हैं, अपनी एनर्जी इनिशियल एनर्जी से गेन करते चले जाते हैं, और ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन गया। जैसे ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ये तुरंत रिएक्शन करेगा और फटाफट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये प्रोडक्ट बन गया। बना हुआ जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट की तुलना में अधिक है। जो प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल है वो रिएक्टेंट की तुलना में अधिक है। इसका मतलब इसने डेल्टा एच गेन किया है, तो यहां हम लिखेंगे प्लस डेल्टा एच। और ये प्लस डेल्टा एच लिखने का मतलब समझते हो, ये रिएक्शन हो गई एंडो, ये रिएक्शन एंडोथर्मिक हो गई। ये रिएक्शन एंडोथर्मिक हो गई। चलिए, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल है, हमारे दिमाग में अब क्लियर हो गया कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या है। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, अगर इस थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल में से इनिशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल को माइनस कर देंगे तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन शेष बचता है। इस चीज को हम लोग फॉर्मूले में समझ चुके हैं। आइए अब हम लोग एक और रिएक्शन के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को। आइए अभी हम लोगों ने ग्राफ की सहायता से यह समझने का प्रयास किया कि एंडोथर्मिक रिएक्शन कैसे होती है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैसे होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिनके लिए डेल्टा एच निगेटिव होता है, यानी हीट बाहर निकल जाती है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिनके लिए डेल्टा एच पॉजिटिव होता है, मतलब हीट ऐड हो जाती है। रिएक्टेंट में ये एनर्जी ऐड हो जाती है, इसलिए प्रोडक्ट की एनर्जी थोड़ी हाई रहती है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट की तुलना में कम रहती है। आइए हम रिएक्शन के माध्यम से यह समझने का प्रयास करें। एक रिएक्शन हम लोग देखते हैं, मीथेन CH4, ये रिएक्शन होती है O2 के साथ और बनता है CO2 प्लस 2H2O, और ये रिएक्शन Q किलो कैलोरी ऊष्मा रिलीज करती है। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इस रिएक्शन में आप लोग समझ लीजिए, पहले तो हम लोग ये समझ लें कि रिएक्शन क्या होती है। रिएक्शन में ये देखिए, ये मीथेन है, मीथेन ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है। मीथेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, एक H2O बन जाता है, एक यहां से H2O बन जाता है, और साथ में बनता है CO2। CO2 बनता है और साथ में बनता है 2H2। ये बेटा रिएक्शन, ये जो रिएक्शन आप देख रहे हो ये एक्सोथर्मिक है। आप एक ही कंटेनर में, ये मीथेन है और ये ऑक्सीजन है, रिएक्शन ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा है, ये और बेहतर तरीका है। ये हम समझा सकते हैं कि कैसे रिएक्शन मीथेन के साथ होती है। यहां हीट करना पड़ता है, एनर्जी देनी पड़ती है, जिसे हम लोग एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कहते हैं। मीथेन और ऑक्सीजन दोनों के पास एनर्जी है, कुछ ना कुछ एनर्जी है। दोनों को अगर एक कंटेनर में कंबाइन करते हैं, मिक्सअप करते हैं, तो उनके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टकराते हैं, परंतु वो क्रिया नहीं करते। लेकिन जैसे ही उनको थोड़ी सी हीट दी जाती है, उनके ये बॉन्ड्स टूट जाते हैं, एक्टिवेटेड हो जाते हैं, उनके ये बॉन्ड्स टूट जाते हैं और नए नए बॉन्ड्स बनते हैं। हमेशा याद रखें, कोई रिएक्शन क्या होती है, रिएक्शन कैसे होती है, इसके बारे में समझ लीजिए। पुराने बॉन्ड्स का ब्रेक हो जाना और नए बॉन्ड्स का फॉर्मेशन, यही रिएक्शन का मूल सिद्धांत है। पुराने बंधों का टूटना और न्यू बॉन्ड्स का फॉर्मेशन, ये रिएक्शन कहलाती है। आप यहां देख रहे हैं ऑक्सीजन वर्सेस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बीच में बंध बने हुए हैं, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में
बॉन्ड बने हुए हैं, ये बॉन्ड बेटे टूट जाते हैं और ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ता है, इन दो हाइड्रोजन के साथ जुड़ करके एक H2O, इन दो हाइड्रोजन के साथ दूसरा ऑक्सीजन जुड़ करके दूसरा H2O, और ये दो ऑक्सीजन बचते हैं वो कार्बन के साथ जुड़ करके कार्बन डाइऑक्साइड बना देते हैं। ये बेटा रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, ऊष्माक्षेपी रिएक्शन है। आप इसको एक ग्राफ के माध्यम से जान सकते हैं। इस डायग्रामेटिक जो एनिमेटेड ग्राफ है उसमें आप देखेंगे कि जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं वो रेड कलर से दिखाई दे रहे हैं और जो मीथेन के मॉलिक्यूल हैं वो ब्लैक एंड व्हाइट है। कार्बन ब्लैक कलर में है और ऑक्सीजन व्हाइट कलर में है। आप देखेंगे इस डायग्राम में तो आप पाएंगे कि मीथेन और ऑक्सीजन आपस में कॉलिजन कर रहे हैं, परंतु वो रिएक्शन नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही उनको हल्का सा हीटअप किया जाता है, वर्न किया जाता है, उनकी एनर्जी बढ़ती है और एनर्जी बढ़ते 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 वो एक पीक पर पहुंच जाती है। वो पीक क्या है? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन जाता है और वहाँ तुरंत वो क्रिया करके एक मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और एक टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बनाता है और तुरंत, और ये जो बनते हैं इनकी एनर्जी जो है रिएक्टेंट की तुलना में कम होती है, तभी एनर्जी बाहर निकल जाती है। तो ये आवश्यक है कि ये जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, ये दोनों क्या है? ये दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, ये रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल हैं, ये आपस में रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन करने के लिए इनको एक्टिवेटेड होना आवश्यक है। और जो एक्टिवेटेड होने के लिए एनर्जी चाहिए रहती है, उसी एनर्जी को हम लोग एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के नाम से जानते हैं। ये तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के संबंध में मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब एक रिएक्शन लेते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। N2 + O2 गिव्स टू NO। तो चलिए अभी हमने देखा कि कैसे एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन करती है और प्रोडक्ट में परिवर्तित होता है और हीट एक्सक्रीट होती है। यहां आप देखेंगे एक दूसरी रिएक्शन है N2O2 2NO -Q किलोकैलोरी। ये माइनस लगा होने का मतलब ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है। ये टूट जाता है, N ट्रिपल बॉन्ड N लिंकेज होता है, इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हाई होता है, इसलिए ज़्यादा हीट की आवश्यकता होती है और ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाता है और ये दूसरा बॉन्ड ऑक्सीजन का वाला यहाँ से टूट जाता है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन होती है, 2NO नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड है। ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में एक रिएक्शन होती है। अभी आप इन दोनों रिएक्शन को एक एनर्जी एक्टिवेशन ग्राफ में शो करते हुए देखेंगे। आप देखेंगे नाइट्रोजन ब्लू कलर से मॉलिक्यूल में दिखाया गया है और ऑक्सीजन रेड कलर मॉलिक्यूल्स में दिखाया गया है। दोनों साथ में कंबाइंड होते हैं लेकिन रिएक्शन नहीं होती है। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिक स्पार्क मिलता है तो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होती है और NO बनता है। और ये NO जो बनता है प्रोडक्ट, उसकी एनर्जी रिएक्टेंट से अधिक रहती है और रिएक्टेंट से अधिक रहने के मतलब वो थोड़ा ऊपर रहता है, इसलिए ये रिएक्शन एंडोथर्मिक हो जाती है। आप इन दोनों ग्राफ को एक बार फिर से एक एनिमेटेड वीडियो में के माध्यम से देख सकते हैं। चलिए आइए इस वीडियो के माध्यम से समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। ये आइए एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को हम लोग एक एनिमेटेड डायग्राम से समझने का प्रयास करते हैं। इस डायग्राम में जैसा कि आप देख रहे हैं रेड कलर से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हैं और ब्लैक एंड वाइट जो हैं वो मीथेन मॉलिक्यूल है। दोनों को एक कंटेनर में रखा गया लेकिन वो रिएक्शन नहीं करेंगे, आपस में कॉलिजन करेंगे। ये देखिए कॉलिजन कर रहा है रेड ब्लैक एंड वाइट से, लेकिन हीट मिलते ही वो आपस में रिएक्ट कर जाएंगे क्योंकि इस हीट से उनको एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन मिल रहा है। और जैसे ही वो हीट करके रिएक्शन करेंगे CO2 बन जाएगा, H2 बन जाएगा। अब ये देखिए एनर्जी डायग्राम, एनर्जीज वर्सेस रिएक्शन प्रोसीडिंग हो रही है। बीच में मीथेन मॉलिक्यूल है, इधर उधर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है और ये कॉलिजन कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही हीट मिलती है वो एक्टिवेटेड होते हैं और एक्टिवेटेड पीक पर पहुंचते हैं और वहाँ से रिएक्शन करते हैं। रिएक्शन करने के बाद ये देखो आ रहे हैं और नीचे आते चले जाते हैं और इनकी एनर्जी जो है रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल से भी कम रह जाती है। डेल्टा H लिखा हुआ है, माइनस का मतलब
एंथैल्पी निगेटिव हो गई है, हीट बाहर निकल गई है। चलिए अब एक अगले जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है। इसको हम लोग देख सकते हैं कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक, और इसमें ये रिएक्शन